ये जो लेसन हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये लेसन हमारा कंप्लीट है। इसमें आज हम अगला लेसन अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। इसी लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम सबको समझना चाहिए, वो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती हैं। तो आज हम केवल उनको देखते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप भी ध्यान से देखिए कि क्या है वो, कितना मज़ेदार चीज़ें हैं। आप देखिए, आपने संधारित्रों का संयोग पढ़ा हुआ है। संधारित्रों का संयोग आपने देखा था, मेनली जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है वो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन करते हैं श्रेणी क्रम में, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में लगाना, और एक कॉम्बिनेशन कैसा करते हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में जब हम लगाते हैं संधारित्रों को, उसमें एक एक फॉर्मूले भी उनके बताए गए थे कि अगर आपने कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में लगाया है तो तुल्य धारिता का क्या फॉर्मूला होगा। याद है किसी को कि अगर आपने C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उनकी तुल्य धारिता का क्या फॉर्मूला होगा। मैं बताता हूं, उसका तुल्य धारिता का फॉर्मूला होगा 1/CE, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर इन्हीं धारिताओं के संधारित्रों को आपने समांतर क्रम में लगाया हुआ है तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है CE, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। अब मैं तरह तरह की डिजाइन आपको बना, और श्रेणी और समांतर का तरीका भी आपने देखा था कि कब हम कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है और कब कहेंगे समांतर में है। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर जिन दो बिंदुओं के बीच आपने संयोजन किया हुआ है, कॉम्बिनेशन किया है, अगर उनमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आपको सभी संधारित्रों को पार करना पड़े, सभी को अगर पार करना पड़े तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो। और अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आपको सभी संधारित्रों को पार ना करना पड़े तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारी बातें आपको याद होंगी। अब देखिए, मैं आपको यहाँ कुछ डिजाइन्स बना के दिखाता हूँ। नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, ये हमने कैपेसिटर्स लगाए, एक कैपेसिटर ये लगाया, एक यहाँ लगाया और एक ये लगाया। हमने मान लिया इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और जो तीसरा वाला है उसकी धारिता C3 है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बिंदु A है और इसे मान लेते हैं बिंदु B है। तो हमने कितने संधारित्र जोड़े हुए हैं, 3, और ये 3 संधारित्र बिंदु A और B के बीच जुड़े हुए हैं। अब इसको देखकर आप बताइए ये कौन से क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में है या ये समांतर क्रम में है। श्रेणी में है कि समांतर में, श्रेणी क्रम में है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप जाके देखिए कितने संधारित्रों को पार करना पड़ेगा आपको। A से चलना शुरू करेंगे, C1 को पार करना पड़ेगा, C2 को भी पार करना पड़ेगा और C3 को भी पार करना पड़ेगा। कोई ऐसा कैपेसिटर नहीं है जिसको बिना पार किए आप B तक पहुंच जाएं, कोई नहीं है। आप जिसको पार नहीं करेंगे तो फिर B तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं इसको पार नहीं करूंगा तो फिर यहीं रुके रहोगे, अब B तक नहीं पहुंच सकते। और एक तरीका और भी बताया गया था कि जिस प्रत्येक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी वो अगले संधारित्र की पहले प्लेट से जुड़ेगी। फिर इस संधारित्र की देखो ये दूसरी प्लेट उससे अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है आपका। अब अगर ये श्रेणी संयोजन है संधारित्रों का, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर हम A व B के बीच तुल्य धारिता निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। A व B के बीच तुल्य धारिता, उसके लिए श्रेणी क्रम में है इसलिए इनमें जो फॉर्मूला लगेगा 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है।
आपने क्लास 10th में प्रतिरोधों के संयोग पढ़े होंगे, श्रेणी, संयोग, समांतर। लेकिन प्रतिरोधों में और संधारित्र में थोड़ा सा फॉर्मूले का उल्टा रहता है। जैसे प्रतिरोध में अगर श्रेणी क्रम में लगे होते तो वहां फॉर्मूला होता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर में व्युत्क्रम लगते थे। इसमें श्रेणी में ही व्युत्क्रम आ जाते हैं, समांतर में सीधे सीधे जोड़े जाते हैं उनको। अब ये फिगर आपने देखा, समझा। अब देखना मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा और किस तरह से क्रम ही बदल जाएगा उसका। ये देखिए यहां पर पॉइंट A है और ये सबसे लास्ट में हमने मान लिया कि ये बिंदु B है। इसकी धारिता C1 है, C2 है और C3 तीसरे वाले की धारिता है। कौन से क्रम में है ये बताइए, देख लीजिए ध्यान से कि कौन से क्रम में है। सेम यही तो बना हुआ है, तो उसमें डरने की क्या बात है, श्रेणी में है। लेकिन अब मैं बदलाव करूंगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक तार ली, एक वायर ली और उस वायर को एक यहां पर कनेक्शन दे दिया और एक कनेक्शन मैंने यहां दे दिया। फिर एक और वायर ली, उसमें से एक कनेक्शन यहां और एक कनेक्शन हमने यहां कर दिया। बस पूरा वही फिगर रहा, केवल हमने इनके कनेक्शंस में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया कि एक हमने तार ले ली छोटी सी, उस तार में एक जॉइंट यहां लगाया और एक जॉइंट यहां लगा दिया हमने। फिर एक दूसरा तार लिया, उसमें एक जॉइंट यहां और उसका एक जॉइंट हमने यहां लगा दिया। ऐसा करने से अब आपको देखिए ये कौन से क्रम में अभी आपने हमको बताया था कि हैं श्रेणी, पर अब आप देखिए ये श्रेणी में नहीं रहे, ये संधारित्र श्रेणी में नहीं रहे। कैसे? श्रेणी की क्या खास बात होती है कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ना चाहिए। समांतर की क्या खास बात होती है? समांतर की खास बात ये रहती है, अगर ये तीन संधारित्र समांतर क्रम में लगे हैं तो समांतर की खास बात ये रहती है कि प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट एक बिंदु से और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़नी चाहिए। अब देखो तीन संधारित्र हैं, ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट है, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, और तीनों संधारित्रों की पहली 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 प्लेटें सब एक बिंदु से आपस में जुड़ी हुई हैं। देखो, और तीनों संधारित्रों की जो दूसरी दूसरी प्लेटें हैं ये सब आपस में एक दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई हैं। ये समांतर संयोजन है। आप देखें श्रेणी में क्या होता था, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ती थी। क्या इसमें ऐसा है? इस संधारित्र की दूसरी प्लेट क्या अगला जो संधारित्र ये वाला लगा है उसकी पहली प्लेट से जुड़ी है? नहीं जुड़ी है। तो ये वाला क्रम कौन सा क्रम है? ये समांतर क्रम है। कुछ बात समझ में आई? तो श्रेणी समांतर का फर्क समझ में आया। अब मैं इसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक चीज तो बात समझ में आ गई कि समांतर क्रम में आप चाहे 100 संधारित्र लगा लो, सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों से एक एक तार कनेक्ट करो, सबका गुच्छा ऐसे पकड़ो, मरोड़ दो आपस में। सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट्स में एक एक तार कनेक्ट करो, उनको सबको ऐसा गुच्छा पकड़ो, उनको कनेक्ट कर दो। ये कौन सा क्रम आएगा? समांतर क्रम आएगा। श्रेणी में आप ये नहीं कर सकते, एक के पीछे एक लगाना पड़ेगा। आप जब आप स्कूल में प्रेयर के लिए खड़े होते हैं तो एक लाइन की अगर बात करो, एक लाइन की, तो बच्चे कौन से क्रम में खड़े हैं? एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ये वाला क्रम है श्रेणी क्रम। लेकिन अगर एक लाइन और दूसरी लाइन की बात करें तो ये कौन सा क्रम है? ये समांतर क्रम है। ठीक है, अब समांतर क्रम का आपको मतलब समझ में आ गया कि जितने भी संधारित्र लगे होंगे सबकी एक एक प्लेट एक बिंदु से और सबकी एक एक दूसरी जो प्लेट बचेगी
वो एक दूसरे बिंदु से जुड़ी होगी। अब यहां पर गौर कीजिए, ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, इस बिंदु से कौन कौन कनेक्ट है देखने की कोशिश करें। इस संधारित्र की ये वाली प्लेट इस बिंदु से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? इस वाले संधारित्र की ये वाली प्लेट और इस वाले संधारित्र की ये वाली प्लेट, देखो, और सबका कनेक्शन बिंदु ए से है। चेक करके देखो, ये ए से जुड़ी है, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, इसकी ये वाली प्लेट, ये दोनों का कनेक्शन यहां पर आया, ये ऐसे तार आया, यहां से जुड़ा है। अब बताओ, बिंदु ए से किसी संधारित्र की कोई और प्लेट जुड़ी है क्या? बिंदु ए से कोई प्लेट नहीं जुड़ी हुई है। देख लो ना आप ध्यान से, गौर कीजिए, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट क्या बिंदु ए से कहीं से भी कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है। इसका कनेक्शन में ये तार जाएगी, ये और ये इसको कहां ले गया? वो बी पर ले गया, ए से कनेक्शन नहीं है उसका। इस संधारित्र की ये प्लेट भी ए से नहीं जुड़ी हुई है। इस संधारित्र की ये वाली प्लेट तो साफ दिख रही, तुरंत बी से जुड़ी हुई है, ए से नहीं जुड़ी। और अब आप देखें, इस संधारित्र की ये पहली प्लेट, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट और इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, ये तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है। और तीनों संधारित्र की जो दूसरी वाली प्लेटें हैं, ये वाली प्लेट देखिए, ये कहां से कनेक्ट है? ये वाली प्लेट देखिए और ये वाली प्लेट देखिए। ये वाली प्लेट का कनेक्शन यहाँ, इसका कनेक्शन यहाँ, फिर यहाँ से आके ऐसा बी पे चला गया सीधे, और ये भी बी पे चला गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमने 3 संधारित्र लगाए और तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट एक बिंदु से जुड़ी है और उनकी जो दूसरी प्लेटें हैं वो दूसरे बिंदु से जुड़ी हैं, ये कौन सा क्रम है? ये तो समांतर है, श्रेणी तो नहीं है ये ना। ये तो अब आप देखिए कितना अजीब है ना। आपने पहले क्या मुझे बताया था, कौन सा क्रम मैंने लगा के रखा है? श्रेणी। केवल 2 तार हम लेके आए, एक तार ऐसा टच करा दिया, एक ऐसा टच करा दिया। ऐसा करा देने से जो श्रेणी क्रम था पहले, वो तुरंत का तुरंत कैसा बन गया? समांतर बन गया। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आया। तो ये वाला अगर संयोजन होगा, याद रखिएगा, ये संयोजन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होता है। तो आगे से कभी भी इस प्रकार का कोई फिगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है ए व बी के बीच तुल्य धारिता। ए व बी के बीच तुल्य धारिता ये आ गई। इसके बाद ये तीसरा पार्ट हम लोग देखना चाहते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये तो हमने ऐसे ही बना के दिखाया आपको। मैं आपको ये दिखाता हूं कि इसी में अब मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा और देखिएगा उसमें क्या बदलाव आ जाएगा। ये हमने फिर से वही काम किया। यहां पर हमने मान रखा है बिंदु ए और यहां पर हमने ले लिया है बिंदु बी। 3 संधारित्र हमने लगाए हुए हैं। इस वाले संधारित्र की धारिता C1 है, इस वाले संधारित्र की धारिता C2 और वो जो तीसरा वाला संधारित्र है उसकी धारिता हमने मान ली C3 है। ये वाला फिगर सबको समझ आ गया ना? सभी संधारित्रों की एक एक प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई है और सभी संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें हैं वो एक दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है। ऐसा कनेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का। ये कौन सा क्रम है संधारित्रों का बताइए? फिर से श्रेणी आया। अब इसमें देखिए मैं फिर से थोड़ा चेंज करता हूं।
अब बताइए ये कौन सा क्रम है संधारित्रों का? समांतर संयोजन। अब समझ में आता है? अब इसमें देखिए परिवर्तन। मैं यहां पर एक कट करूंगा, छोटा सा कट लगाऊंगा और यहां पर एक संधारित्र जोड़ दूंगा। यहां पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, यहां पर भी हम एक संधारित्र जोड़ देंगे। ठीक है, इसकी धारिता हमने मान ली कि C4 है और इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C5 है। पहले इससे ये बनाया, फिर इससे ये बना लिया। अब इसमें सारे संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए? अब आप समांतर में नहीं कह सकते, अब तो 5 संधारित्र हो गए, तो ना ये श्रेणी में है ना ये समांतर में है। अब ये संधारित्रों के श्रेणी और समांतर क्रम का भी मिला जुला रूप है। कहने का मतलब यूं कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये मिश्रित क्रम है, ना तो केवल ये श्रेणी क्रम है और ना तो केवल वो समांतर क्रम है। ये वाला कैसा क्रम है? ये एक मिश्रित क्रम हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित क्रम में देखिए, अब आप जानते हैं इस फिगर को हम आपको रीड्रॉ करके दिखाएंगे। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी फिगर अगर बहुत जटिल चित्र आपको दिखे, बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर आपको दिख जाए, तो आप उसको रीड्रॉ कर सकते हो, दोबारा पुनः उसको बना सकते हो अच्छे से और समझ में आए एक ऐसा चित्र। तो हम इसको आप जानते हो कैसे बनाएंगे? इसमें A और B तो हमने यहां मान लिया है। ये दो कनेक्शन जो हमने दिए हैं इसको हम C मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं D। अब इसको हम रीड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, इसका मॉडिफाइड फिगर बनाएंगे। वो कैसा बनता है मैं आपको बता देता हूं। वो फिगर इस तरीके का बनेगा। इस तरह का बनेगा। ये है पॉइंट A। सबसे इधर कौन सा पॉइंट है? A। सबसे उधर कौन सा पॉइंट है? B। ठीक है, ध्यान रखिए इस तरीके का फिगर बनेगा। वो इसमें बीच में भी एक लाइन आ जाएगी क्योंकि 5 कैपेसिटर हैं, 1 2 3 तो ये थे, चौथा 5वां ये लग गया। बीच में एक जगह पर C है और एक जगह पर कौन है? D। तो इसको हम C मान लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं D। तो देखो सबसे इधर किनारे कौन है? A। सबसे उधर किनारे कौन? B। बीच में एक जगह पर C और एक जगह पर D, तो एक जगह C और एक जगह पर D। समझ आ रहा है आपको? अब संधारित्रों को भरना स्टार्ट करिए। देखिए A, मैं आपसे पूछूंगा, आप ध्यान से बताइएगा देख के। A और C के बीच कौन सा संधारित्र लगा है? सोच के बताइए। A और C, A यहां पर है और ये C है, तो A और C के बीच में कौन सा कैपेसिटर लगा है? C1। A और C के बीच में C1 लगा हुआ, ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया और साथ में लिख भी देते हैं, नहीं तो कहीं हम भूल गए तो A और C के बीच में क्या लगा हुआ है? C1। ओके, C और D के बीच कौन सा कैपेसिटर लगा है? C2। ये तो लगा है देखो। तो A और C और D के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा है C2 धारिता का। C और D कहां पड़ेगा? C और D बीच में, विकर्ण है ये। यहां पर C और D के बीच में कैपेसिटर पड़ेगा और ये कितनी धारिता का है? C2 धारिता है इसकी। D और B के बीच में कोई कैपेसिटर है क्या? ये वाला कैपेसिटर है। धारिता कितनी है इसकी? C3। किसके बीच? D और B। कहां है D और B? D और B यहां पर एक संधारित्र लग जाएगा। क्या धारिता है इसकी? C3 धारिता का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब और देखें, क्या A और D के बीच कोई कैपेसिटर है? गौर से देखिए चित्र में। A से चलिए और D तक जाना है, ये वाला देखो। तो A और D के बीच एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है। समझ रहे हैं? आप सोचेंगे ये क्यों नहीं देखा, तो यहां तो A और D के बीच में 2 लगे और वो हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। हमको केवल A और D के बीच जो कैपेसिटर लगा है बस उसको देखना है, और A और D के बीच जो कैपेसिटर लगा है वो ये वाला है। A से चलिए C4 रास्ते में आ जाएगा, D पर पहुंच जाएंगे। तो A और D के बीच में जो कैपेसिटर लगा है वो C4 है। A और D के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, उसका कैपेसिटेंस C4। 4 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
ठीक। अच्छा, सी और बी के बीच में कोई है क्या? सी बी खाली रह गया ना, तो क्या सी और बी के बीच में कोई कैपेसिटर है? सी और बी के बीच में जो कैपेसिटर है वो है C5। ये एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, इसकी धारिता है C5। ठीक। तो जब भी कभी इस प्रकार का फिगर आएगा तो उसका मॉडिफाइड जो फॉर्म होगा वो ऐसा बना करेगा, और आप जानते हो इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस फिगर को क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज जो बना होता है वो प्रतिरोधों के लिए बनाया गया है। एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, उन्होंने ये बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हुआ था उसमें भी उन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया, और उसमें एक विकर्ण में उन्होंने बैटरी लगाई हुई थी और एक विकर्ण में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया था। तो वो बेसिकली प्रतिरोधों के लिए बना था व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन क्योंकि जब हम इस प्रकार का कनेक्शन कैपेसिटर्स का देते हैं तो कैपेसिटर्स में भी व्हीटस्टोन ब्रिज हमको दिखता है, तो हम इसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज कह सकते हैं। बस फर्क ये है कि ये संधारित्रों का व्हीटस्टोन सेतु है और प्रतिरोध लगेंगे तो प्रतिरोधों का व्हीटस्टोन सेतु आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ने को मिलेगा, उस पर बेस्ड कई डिवाइस बनाई गई हैं, वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। जो आपका नेक्स्ट क्लास का मतलब है नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आएगा, वैद्युत चालन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आएगा, उसमें आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल क्या आप सभी बच्चों को इससे ये बनाना समझ आ गया? आप जानते हैं मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं कि कभी अगर एग्जामिनेशन में या कहीं पर भी इस प्रकार का फिगर बना मिले तो कम से कम आपके माइंड में एक चीज तो आ जाए ना तुरंत कि ये फिगर को हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर लिया तो इसके लिए सूत्र क्या लगना है। तो वैसे तो इसके लिए सूत्र जो लगेगा उसमें मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, पूरा यहां में हम इसको बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए, जब ऐसा फिगर मिले सबसे पहले तो उसमें एक चीज चेक करनी रहेगी आपको। क्या चेक करना रहेगा? कि यहां जो कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां जो कैपेसिटर लगा है, इन दोनों का अनुपात यहां जो कैपेसिटर लगा है और यहां कैपेसिटर लगा है, इन दोनों के अनुपात के बराबर है या नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब क्या होगा कि यदि C1 अपॉन C5, C1 अपॉन C5, C4 अपॉन C3, ये जरूरी नहीं है कि ये C1 C2, आप इसको C2 मान लो, इसको C3, इसको C4 मान लो, बात मानने की नहीं है। बात इसकी है कि जो कैपेसिटर यहां और यहां लगा है इनका अनुपात यहां और यहां लगे कैपेसिटर्स के अनुपात के कैसा होना चाहिए? बराबर। अगर ऐसा है, या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहां जो कैपेसिटर लगा है उसका और यहां जो लगा है उसका रेशियो और इसका रेशियो भी सेम हो सकता है। देखो किसका किसका, C1 अपॉन C4 इज इक्वल टू C5 अपॉन C3। इसी से भी बना सकते हो आप, इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो जब C4 को इधर लाओगे तो क्या मिलेगा? C1 अपॉन C4, इसको उधर भेज दोगे तो C5 अपॉन C3, वही तो हमने लिखा है। लेकिन फिगर से भी ये बात कम से कम आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो, ये C1 अपॉन C5, C4 अपॉन C3 के इक्वल हो, या C1 अपॉन C4, C5 अपॉन C3 के इक्वल हो, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो, तो आप जानते हैं हम ये कहते हैं कि संधारित्रों का व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। क्या बोला जाता है? कि संधारित्रों का जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलित है, बैलेंस्ड है। तो संधारित्रों का
व्हीट स्टोन से तो संतुलित यानी कि बैलेंस्ड है। संधारित्र का व्हीट स्टोन से तो संतुलित है, और अगर संतुलित है, ध्यान रखिए, अगर संतुलित है तो ये जो बीच में कैपेसिटर लगा है, इस रास्ते पर कोई आवेश नहीं जाता, कोई आवेश जाता ही नहीं है, संतुलित है। उस स्थिति में C2 वाले रास्ते में कोई आवेश नहीं होता। C2 वाले रास्ते में कोई आवेश नहीं होता है। ये एक चीज याद रखनी है, लेकिन कब? जब ये कंडीशन फॉलो होंगी तो। उस स्थिति में C2 वाले रास्ते में कोई आवेश नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, हमने A और B इनके बीच में एक बैटरी लगा दिया, बाई चांस इसको A कर लेते हैं और ये हमने B कर लिया। हमने यहाँ से एक बैटरी का कनेक्शन दे दिया इसको, ये प्लस और ये माइनस कनेक्शन कर दिया। आवेश यहाँ से निकला, धड़धड़ा के पूरे सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गया, जाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, सेतु अगर संतुलित है, तो इस रास्ते पर कोई आवेश जाएगा ही नहीं। ध्यान रखिए। अब अगर इस रास्ते पर आवेश नहीं जाता है तो ये रास्ता का तो कनेक्शन ही बेकार है। फिर तो जब उस पर कोई आवेश जाने नहीं है तो उसका कनेक्शन बेकार है कि नहीं बेकार है? बात समझ आ रही है आपको? ये एक चीज आपको समझनी है। अब अगर इसका कनेक्शन बेकार है तो हम ये मान सकते हैं कि ये वाला जो संधारित्र है वो सर्किट में जुड़ा ही नहीं है। देखो ना भाई, उस रास्ते में कोई कनेक्शन हो और उसमें चार्ज जाए तब तो कुछ फायदा भी है। जब इसमें आवेश जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसको छोड़े दे रहा है, इसमें जा ही नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पर, और ऐसा क्यों होता है? अगर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब सेतु संतुलित होता है ना, उस समय इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव आपस में बराबर होता है। संतुलित है उस समय बिंदु C का विभव जो होगा वो बिंदु D के विभव के बराबर होता है। इस बिंदु का विभव इस बिंदु के विभव के बराबर होगा। अब एक चीज मुझे बताओ, आवेश किधर से किधर की ओर चलता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब C और D में कौन हाई है कौन लो है? दोनों बराबर हैं, ना कोई हाई है ना कोई लो है, दोनों का लेवल कैसा है? बराबर। अब अगर एक हाई होगा एक लो होगा तो चार्ज बहेगा, उसमें ढाल आ जाएगा, चार्ज बहेगा। अब C और D के पोटेंशियल तो सेम हो गए, इसलिए C और D के बीच जो भी कुछ लगा होता है उसमें कोई आवेश फ्लो होता ही नहीं है, आवेश ही नहीं बहता उसके बीच में। इसलिए अब आपको समझ में आ गया कि C2 वाले रास्ते पर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये संधारित्र वहां जुड़ा ही नहीं है। समझ में आया? अच्छा, अब ध्यान से देखिए। अब अगर आप A और B के बीच गौर कीजिए, A और B के बीच में इस दो रास्ते हैं केवल हमारे पास। एक रास्ता ACB है और एक रास्ता ADB है। A से B तक जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ACB और एक रास्ता ADB। अब इन रास्तों में भी गौर से देखिए, अगर हम इस ऊपर वाले रास्ते से B तक जा रहे हैं तो C1 और C5 हमें कंपल्सरीली दोनों को पार करना पड़ेगा। A से B तक जाइए, वो भी इस रास्ते से जाइए, C1 और C5 आपको दोनों पार करने पड़ेंगे, कोई भी कैपेसिटर आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए C1 और C5 कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। समझ आया? A से D द्वारा होते हुए B तक पहुंचिए, A से B तक पहुंचिए इस रास्ते से होकर के। अब आप खुद बताइए मुझे, C4 और C3 दोनों में से किसको छोड़ सकते हो D तक पहुंचने के लिए? दोनों को पार करना पड़ेगा। तो C4 और C3 ये दोनों कौन से क्रम में होंगे? ये भी श्रेणी क्रम में। और आप देखिए, A से B तक जाने के लिए चाहे हम ये रास्ता अपनाएं
अगर ये रास्ता अपनाएंगे तो ये दोनों छूट जाएंगे, अगर ये रास्ता अपनाएंगे तो ये दोनों छूट जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यूं कि C1 और C5 कौन से क्रम में है, C4 और C3 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। लेकिन C1 और C5 का कॉम्बिनेशन और C4 और C3 का कॉम्बिनेशन ये कौन से क्रम में है, ये आपस में समांतर क्रम में है। अभी नहीं समझ में आई बात, फिर से एक बार देखो। C1 और C5 कौन से क्रम में है, क्लियर, श्रेणी क्रम में है। C4 और C3 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। लेकिन C1 और C5 का कॉम्बिनेशन और C4 और C3 का कॉम्बिनेशन ये कौन से क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है। इसलिए इनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इनका श्रेणी संयोजन बनाओगे उसमें सूत्र लगेगा, इनका श्रेणी संयोजन बनाओगे उसमें एक फॉर्मूला लगेगा। फिर इन दोनों को आपस में कौन से क्रम में सॉल्व करना है, समांतर क्रम में सॉल्व करना है। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दोगे, समझ आया। लेकिन हम चाहें तो इसका एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे और वो फॉर्मूला इसमें काम करता रहेगा। उस फॉर्मूले में क्या होता है, मैं यहां उस फॉर्मूले को लिख देता हूं, आप याद रखिएगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्या फॉर्मूला है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका, इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, फिगर में देखो। अपनी सुविधा के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, आपको भी थोड़ा आसान रहेगा। इसे हम C1, इसे C2, इसे C3, इसे C4 मान लेते हैं। देखो एक बार आपको समझ आ गया, फिर कहीं भी कोई भी जुड़ा होगा फॉर्मूला तो आपसे बन ही जाएगा। अगर C1, C2, C3, C4 ऐसे जुड़े होते तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या बनता, तो इसका फॉर्मूला आपका बनता C1, C2, C3 प्लस C4 प्लस C3, C4, C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C4। इस तरह का फॉर्मूला इसका बनेगा और बड़ा इजी है। देखो मैंने आपको एक रास्ता क्या बताया, एक रास्ता ये बताया कि पहले इनको कौन से क्रम में सॉल्व कर लो, श्रेणी, फिर इनको भी कौन से क्रम में सॉल्व कर लो, फिर दोनों को आपस में कौन से क्रम में सॉल्व कर लो, समांतर में। 3 स्टेप लगेंगी और आपका A और B के बीच तुल्य धारिता निकल के आ जाएगी। कभी कभी होता है कि बच्चे 3 स्टेप नहीं लगाना चाहते, उनको इजी वे चाहिए, सरल तरीका चाहिए। सरल तरीका अगर आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला तैयार कर लो। फिर क्या करना है, C1 और C2 को मल्टीप्लाई करना है। देखो एक स्टेप में C1 और C2 को मल्टीप्लाई करिए, C3 और C4 को क्या कर दीजिए, प्लस, फिर प्लस का निशान लगा दीजिए बीच में। अब C3 और C4 को मल्टीप्लाई करिए और C1 और C2 को प्लस कर दीजिए, यहां उसके बगल में ब्रैकेट में, बटे में C1 प्लस C2 एक ब्रैकेट में, C3 प्लस C4 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये समझ में आ गया अब आप लोगों को। तो अगर कभी भी अगर इसके हिसाब से बनाना चाहेंगे, अब देखो आपने इससे समझ लिया तो उसका फॉर्मूला अब आप बना सकते हैं। बताओ क्या बनेगा, C इक्विवेलेंट, आप बोलो क्या बनेगा, C1 इंटू और उसी पद में C4 प्लस C3, तो हमको लिखना चाहिए C1 इंटू C5 C4 प्लस C3। दूसरे पद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा C4 इंटू C3 C1 प्लस C2 अपॉन, एक में C1 प्लस C5 लिखेंगे एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे C4 प्लस C3। ये फॉर्मूला इसके मुताबिक बन जाएगा। समझ आ गया आपको। तो एक ही चित्र में बार बार देखो ले रहा था और थोड़ा थोड़ा बदलाव करने से किस तरीके से उसमें लगने वाला फॉर्मूला तक बदल जाता है और यहां तक कि उनका क्रम तक बदल जाता है। ये श्रेणी क्रम था, थोड़ा सा बदलाव करने से समांतर क्रम बन गया
और थोड़ा चेंज कर दो तो सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया, और उसका तो फॉर्मूला ही अलग हो गया, बिल्कुल इस तरीके का फॉर्मूला आ गया। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक तरीका बताया आपको कि या तो इसको श्रेणी सॉल्व करो, फिर इसका श्रेणी सॉल्व करो, फिर जो दोनों आंसर आए उनको समांतर हल करो। इसमें आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है और थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर रहता है। अब उसी को बच्चे लोग क्या करते हैं, अगर उनको ये आता है अच्छे से, इस पे रखते हैं फॉर्मूले पे, और 3 स्टेप पे नहीं, एक बार में वैल्यू लिखो, कैलकुलेट करो, सॉल्व होके पूरा आंसर आ जाएगा। ए और बी के बीच तुल्यधारिता टोटल निकल के आ जाएगी इसमें। समझ में आया? लेकिन शर्त है इसकी, याद रहे, सबसे शुरू में लिखा है अगर ऐसा है तो संतुलित है, और अगर संतुलित नहीं है तो क्या करेंगे? संतुलित नहीं है तो फिर छोड़ के भाग जाएंगे, इसको छोड़ के भाग जाएंगे मतलब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में, आपका जो सिलेबस है उसमें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही आता है, बैलेंस्ड आएगा और यही चीज आपको करनी रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आया। अब आप इसे नोट करें, इसके बाद कुछ और नई चीजें देखते हैं इसमें। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। संधारित्रों के संयोग का एक ये फिगर बना हुआ है, देखिए इसमें क्या है ना, एक घन बनाया हुआ है और घन की जितने भी कोरे हैं, हर कोर में एक एक संधारित्र लगा हुआ है। घन की कोर समझते हैं ना, भुजाएं जिसको कहते हैं आप। जैसे आप जिस कमरे में बैठे, या मैं आपको इससे दिखाता हूँ। फिलहाल तो ये घनाभ है, घन तो नहीं है, लेकिन इसमें कोरें आप समझ सकते हो। ये जो चीज़ें होती हैं इनको कोर कहते हैं, और इसको भुजा भी बोलते हैं। तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब कोरें हैं। कितनी टोटल कोरें होती हैं इस पे? आप देखो 12 कोरें होंगी, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, 4 तो इधर दिख रही हैं आपको, पलट दिया मैंने। 5 6 7 8 हो गई। अब अगर ऐसे करेंगे तो 9 10, और ऐसा कर देंगे तो 11 12। ये वाली पहले ले चुके हैं। तो टोटल किसी भी घन या घनाभ में 12 कोरें होती हैं, और हर कोर यानी कि हर भुजा पर एक संधारित्र लगा हुआ है। देखिए पढ़ते हैं हम सवाल, आप भी गौर से देखिए। संलग्न चित्र में एक घन की प्रत्येक भुजा में सी धारिता का संधारित्र लगा है। जितनी भुजाएं हैं सब में जो संधारित्र लगे हैं, सब की धारिता कितनी है? सब की धारिता सी है। C1 C2 C3 ऐसा कुछ नहीं है, सब की धारिता C के बराबर है, इस तरह से। ठीक है, आगे बिंदुओं A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। A और B के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि हमको कौन से श्रेणी में है, कौन से समांतर में। मैं इनका एक मॉडिफाइड फिगर बनाऊंगा, उसको देखकर आप जरूर ये समझ सकते हैं। मॉडिफाइड फिगर आप देखिए कैसा होगा। ए और बी के बीच तुल्य धारिता चाहिए ना आपको, तो ए एक तरफ रहेगा और बी दूसरी ओर रहेगा। एक ओर बिंदु ए और दूसरी ओर बिंदु बी रहेगा। एक छोर ए है, दूसरे छोर पर बिंदु बी है। अब ध्यान से देखिए, जब ए से अगर आवेश चलेगा, अगर आवेश ए से चलेगा तो शुरू में उसको कितने भागों में बंटना पड़ेगा? 3 भागों में। इधर भी जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा इधर भी जाएगा, थोड़ा इधर भी जाएगा। जब बिंदु ए पर पहुंचेगा तो स्टार्टिंग में उसको 3 पार्ट्स में बंटना पड़ेगा, और आवेश जितने भागों में बढ़ता जाएगा वो सब कौन से क्रम में आते चले जाएंगे? समांतर क्रम में। इधर भी आवेश को जाना पड़ा, इधर भी जाना पड़ा, इधर भी जाना पड़ा, तो ये वाला सी, ये वाला सी और ये वाला सी, ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। ठीक, उसके बाद जब यहां चार्ज पहुंचेगा तो यहां उसको 2 रास्तों में बंटना पड़ेगा। इसका जब यहां पहुंचेगा यहां भी 2 रास्तों में बंटना पड़ेगा। इसका जब यहां पहुंचेगा इसको भी 2 रास्तों में बंटना पड़ेगा। तो जब आगे जाएगा तो सबको 2-2 रास्तों में बंटना पड़ेगा। शुरुआत में कितने रास्ते में चार्ज बटा? 3 रास्ते में। ये रास्ता जाके आगे 2 रास्ते बना दिए, इसमें भी 2 बन गए, इसमें भी 2 बन गए। ये टोटल कितने हो गए? 6। ये 6 आपस में समांतर क्रम में रहेंगे।
फिर जब और आगे पहुंचेंगे, यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से ये चार्ज गया, यहाँ से ये चार्ज गया और यहाँ मिलकर ये जाने लगा। यहाँ से ये चार्ज गया, यहाँ से ये चार्ज गया और यहाँ मिलकर इस रास्ते में जाने लगा। और देखिए यहाँ से ये वाला गया और यहाँ से ये वाला गया, यहाँ दोनों मिले इधर से और इस रास्ते में जाने लगे। अब ये रास्ता और ये रास्ता, तीनों आप देखें ऐसे बराबर से जा रहे हैं, इसलिए ये तीनों रास्ते भी आपस में कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। क्योंकि हम इस रास्ते से जाके भी बी तक पहुंच सकते हैं, इससे भी जाकर बी तक पहुंच सकते हैं, इससे भी जाकर हम बी तक पहुंच सकते हैं, तो ये भी आपस में समांतर क्रम में होंगे। कहने का मतलब यूं, अब आपको एक चीज शायद थोड़ी बहुत तो समझ में आई। शुरुआत में ये 3 संधारित्र आपस में कौन से क्रम में? समांतर। बीच में ये 6 आपस में कौन से क्रम में? समांतर। और लास्ट में भी ये 3 आपस में कौन से क्रम में? समांतर। तो शुरू के 3, बीच के 6 संधारित्र और लास्ट के 3 ये आपस में तो समांतर क्रम में है, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो कौन से क्रम में आएगा? ये श्रेणी क्रम में आएगी, क्योंकि एक के पीछे एक लगा होगा। मैं बनाता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले शुरुआत के 3 कैपेसिटर ऐसे, ये देखिए स्टार्टिंग के ये वाले 3 कैपेसिटर, ये वाला सी, ये वाला सी और ये वाला सी, ये तीनों कैपेसिटर आपस में समांतर क्रम में हो गए। लास्ट के 3 भी कैसे दिख रहे हैं आपको? समांतर क्रम में। तो लास्ट के 3 भी समांतर क्रम में आ गए। देखो सबकी धारिता क्योंकि बराबर है, C के बराबर है, तो सबको हम C लिखे ले रहे हैं ऐसे। बीच के 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 संधारित्र भी समांतर क्रम में है। इनको कैसे बनाओगे आप? ये देखिए बीच में ये 6 कैपेसिटर आपस में समांतर में है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 का कॉम्बिनेशन, बीच के 6 का कॉम्बिनेशन और लास्ट के 3 का कॉम्बिनेशन, ये आपस में कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। देखो इसको ध्यान से देखिए, ये तीनों संधारित्र परस्पर कौन से क्रम में है? समांतर में। ये 6 संधारित्र परस्पर कौन से क्रम में है? ये 3 संधारित्र परस्पर कौन से क्रम में? समांतर में। लेकिन इन 3 का कॉम्बिनेशन, इन 6 का कॉम्बिनेशन और इन 3 का कॉम्बिनेशन, ये कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहां से यहां के बीच कौन सा क्रम लगा है? समांतर क्रम। अगर समांतर क्रम लगा है तो इनकी तुल्य धारिता निकालने का सूत्र क्या लगेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट जोड़ा जाता है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगी इनकी तुल्य धारिता? 3C। देखो ना, C प्लस C करोगे 3C। ऐसे ही यहां से यहां तक की तुल्य धारिता, ये भी सब समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ा जाएगा तो तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी? 6C। ये भी 3 समांतर क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता निकालोगे तो कितनी आएगी? 3C। समझ आया? अब ये वाला 3C, ये वाला 6C और ये वाला 3C, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये श्रेणी क्रम है। इसलिए अगर इनकी तुल्य धारिता CE हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/CE इज इक्वल टू 1/3C 1/6C प्लस 1/3C। समझ आया? अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। हम 6C LCM ले लेते हैं इसमें।
3c से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा। 2 का गुणा ऊपर 1 से करोगे तो 2। 6c से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। 3 से c डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2। इस तरीके से 1/CE इज इक्वल टू 2 1 3 और 2 5/6c। हमें तो c इक्विवेलेंट चाहिए, चाहे तो आप क्रॉस गुणा करवा लो या पलट दो नंबरों को सीधे। इसको पलट देंगे बेटा तो ये CE बन जाएगा और ये बनेगा 6c/5। 6c/5। CE 5 से 6 को भाग देंगे 1.2c। ये आ जाएगा A और B के बीच तुल्य धारिता। ठीक है, तो अगर कभी भी इस टाइप का फिगर बन के मिलेगा, ये उसका मॉडिफाइड फिगर आएगा। समझ आया आपको? अच्छा, तो ये संधारित्रों के संयोग का एक और क्वेश्चन है। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि शायद ये देखेंगे आपको डिफिकल्ट लगेगा आपको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में अधिकतर देखे गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्या लिखे मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। धातु की 4 एक समान प्लेटों में प्रत्येक का एक ओर का पृष्ठ क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। आप देखें चित्र में भी 4 प्लेटें आपको दिख रही हैं। एक प्लेट, प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, ये तीसरी प्लेट और ये चौथी प्लेट। चारों प्लेटों में से प्रत्येक का एक ओर का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, A मीटर स्क्वायर। मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर, इसके भी एक ओर का कहने का मतलब यूं कि जैसे ये प्लेट है तो इस एक तरफ का, आप ये मत सोच लीजिएगा कि इधर का और इधर का मिला के A मीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं है, एक तरफ का A मीटर स्क्वायर। तो इसका भी A मीटर स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर, सबके क्षेत्रफल। ये प्लेटें वायु में, मतलब इनके बीच में सब क्या भरा हुआ है, वायु भरी हुई है, हवा भरी हुई है, एक दूसरे से d मीटर दूरी पर रखी हैं। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, d, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, d, और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस d, एक दूसरे से d मीटर दूरी पर रखी गई तथा चित्रानुसार आपस में जुड़ी हैं। चित्रानुसार आपस में कैसे जुड़ी हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4, इन दोनों का कनेक्शन लाके हमने एक बिंदु में जोड़ दिया A में। प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3, इन दोनों के लेकर कनेक्शन हमने कहा एक दूसरे बिंदु B में जोड़ दिया जा करके। इस प्रकार चित्र के अनुसार जुड़ी हैं। बिंदुओं A और B के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। A और B के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब काफी ज्यादा पूछे गए हैं पिछले वर्षों में भी और आपके समय में भी आ सकता है। तो सबसे पहले अगर A और B के बीच तुल्य धारिता आपको पता लगानी है तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना रहेगा ना कि ये कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में है, समांतर में। जब तक आप ये जानेंगे नहीं तब तक आप उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आप नहीं लगा सकते। तो कौन से क्रम में जुड़े हैं आपको पता लग पा रहा है? अच्छा, ऐसे अभी नहीं पता लग रहा है। देखो हम आपको बताते हैं, श्रेणी और समांतर का तरीका तो याद है ना आपको। समांतर क्रम का कनेक्शन किस प्रकार का होता है, जितने भी संधारित्र होते हैं सबकी एक प्लेट से तार ले आओ, एक जगह लगा दो, सबकी दूसरी प्लेटों से तार ले आओ, दूसरी जगह लगा दो जाकर के। ये समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक संधारित्र की अगली प्लेट, एक श्रेणी की जो दूसरी प्लेट होती है वो उससे अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा होगा, फिर इसकी दूसरी प्लेट अगले के पहले से जुड़ा होगा, इसकी दूसरी अगले के पहले से जुड़ी रहेगी। ये कनेक्शन होता है। अब इसमें ध्यान से देखो, गौर से देखिएगा, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये वाली प्लेट बिंदु A से जुड़ी है, ये वाली प्लेट बिंदु B से जुड़ी हुई है। ये एक संधारित्र बना, एक कैपेसिटर ये है आपका, कैपेसिटर 1 ये बना, 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटों ने मिलकर एक कैपेसिटर बना दिया आपका।
क्या ये दोनों प्लेट्स मिलकर कोई कैपेसिटर बना रही हैं? आंसर इज नो, नहीं बना रही हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर प्लेट और 3 नंबर प्लेट दोनों एक ही बिंदु से जुड़ी है। अब आप खुद सोचिए, ये 1 नंबर प्लेट या 2 नंबर प्लेट है और ये 3 नंबर प्लेट, ऐसा एक कैपेसिटर है। हमने कनेक्शन कैसे दे दिया? ये प्लेट तो यहां जुड़ी है, ये प्लेट भी घूम के यहीं जुड़ी है आकर के। ऐसा कनेक्शन हुआ है क्या आज तक कैपेसिटर का? कैपेसिटर में तो ऐसा नहीं होता। जो 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पर चार्ज हम देते हैं और दूसरी प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। दोनों प्लेटें आपस में जुड़ जाएं, ऐसे तो कोई कैपेसिटर नहीं होता ना। और इसमें देखो ना, अगर आपको लगता है कि ये कैपेसिटर है तो आप चेक कर लो, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, दोनों प्लेटें तो बउआ एक ही जगह से जुड़ी हुई है। ऐसा कनेक्शन है कि नहीं इनका? तो ऐसा तो कोई कैपेसिटर नहीं होता। इसलिए 2 नंबर और 3 नंबर प्लेट से मिलकर कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा। इनसे कोई कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। इनसे बनेगा इन 2 प्लेटों से मिलाकर के, चेक कर लेते हैं। 3 नंबर प्लेट इस बिंदु से जुड़ी हुई है, 4 नंबर प्लेट इधर वाले बिंदु से जुड़ी हुई है। 3 नंबर प्लेट एक अन्य बिंदु से, 4 नंबर प्लेट एक अन्य बिंदु से जुड़ी हुई है, इसलिए इससे मिलकर भी एक कैपेसिटर बन जाएगा आपका। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कैपेसिटर तो जो 4 प्लेटें यहां रखी हुई हैं, इनसे मिलाकर कुल कितने कैपेसिटर बने? 2 कैपेसिटर बने। एक कैपेसिटर 1 और 2 नंबर प्लेट से बना, एक कैपेसिटर 3 और 4 नंबर प्लेट से बना। 2 और 3 नंबर प्लेट से कोई कैपेसिटर बना नहीं। तो यहां पर अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे चित्र में केवल 2 संधारित्र। कौन कौन से? एक 1 और 2 नंबर प्लेट से बना तथा दूसरा 3 और 4 नंबर प्लेट से बना हुआ है। ये 2 संधारित्र चित्र में बने। अब इनको पता लगाओ कि ये कौन से क्रम में है। क्रम बताइए कौन सा है? एक ये संधारित्र है, एक ये संधारित्र। इसको भूल जाओ कि ये संधारित्र है। अब इस संधारित्र को देखिए, इसकी ये वाली प्लेट एक बिंदु से, ये वाली दूसरे बिंदु से, इसकी भी ये वाली एक बिंदु से, ये वाली दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है। ऐसा कनेक्शन होने पर कौन से क्रम में संधारित्र होते हैं? इस संधारित्र की ये वाली प्लेट और इसकी ये वाली प्लेट एक बिंदु से जुड़े हैं। इस संधारित्र की ये वाली प्लेट और इस संधारित्र की ये वाली प्लेट एक दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। आपको याद नहीं आया? 2 संधारित्र अगर हैं, दोनों की एक एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से कनेक्टेड हैं, तो वो समांतर क्रम संयोजन है। आप देखो ना बेटा, गौर से देखो, ये एक संधारित्र है, इसकी एक प्लेट एक बिंदु से, 2 संधारित्र हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला, बीच वाला तो है नहीं। इस संधारित्र को देखो, इसकी ये वाली प्लेट और इस संधारित्र की ये वाली प्लेट दोनों मिला के एक जगह जोड़ दी गई। फिर इस संधारित्र की ये वाली प्लेट और इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, इन दोनों को मिला के एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिया गया। तो आपको नहीं लगता ये क्रम समांतर क्रम हो गया? समझ आया? चित्र में केवल 2 संधारित्र 1, 2 तथा 3, 4 हैं तथा ये दोनों परस्पर कौन से क्रम में हैं? समांतर क्रम में हैं। आपको समझ आया या केवल मैंने बोल दिया इसलिए आपने हाँ कह दिया? समझ आया? समांतर क्रम में यही तो होता था, बस फर्क इतना है कि अभी तक आप कनेक्शन ऐसा करते थे, ऐसे कनेक्शन करते थे। इस बार कनेक्शन ऐसे ना करके इन जगहों से कनेक्शन कर दिए गए हैं। बस इतना फर्क हुआ है और कुछ नहीं है फर्क। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो जो 2 संधारित्र हैं, दोनों संधारित्रों में से एक एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी हैं। ये समांतर संयोजन होता है। अगर समांतर संयोजन है तो तुल्य धारिता कैसे निकाली जाएगी?
C1 प्लस C2, सीधे जोड़ देते हैं ना हम तो ये लिख देंगे C1 प्लस C2। C1 मतलब पहले संधारित्र की धारिता, इसकी धारिता C1 मान लो, इसकी धारिता C2 मान लेते हैं। क्या आप बच्चों को एक चीज याद है, अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, उसकी प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है, तो उसकी धारिता का सूत्र क्या होता है? किसी भी स्टूडेंट्स को याद है ये? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र नहीं याद आपको? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ऐसे ही इसकी भी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, इनके बीच हवा भरी हुई है, बीच की दूरी D है, तो C1 का मान कितना आ जाएगा? C1 का मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C2 की वैल्यू, C2 में भी तो वही चीज है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, बीच में हवा भरी हुई है, तो इसकी धारिता का सूत्र भी आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब C इक्विवेलेंट अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम है तो जुड़ जाएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D यहां पर आ जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.2C। आई होप कि आपको समझ में आया है वो। उसके जैसे भी हम और क्वेश्चन एक दो करते हैं, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए अभी फिलहाल, और अगर अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए। दो ही संधारित्र बने और वो दोनों भी आपस में समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए सूत्र लगाया। अब हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, बस हमने वैल्यू लिख दिया, जोड़ दिया, सॉल्व हो के आंसर आ गया। नोट कर लें आप इसे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। ये एक अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन वही है, हमने उसको चेंज नहीं किया है, लेकिन प्लेट्स का कनेक्शन केवल थोड़ा सा बदल दिया है। आप देखो, इससे पहले जो फिगर आपने बनाया था उसमें प्लेट्स का कनेक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसमें आप देखो प्लेट्स वही रही हैं, कनेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ बस। कैसे? अब इसमें कितने संधारित्र बनेंगे और वो कौन से क्रम में है ये फिर से देखना पड़ेगा। अगर हम इसको एक संधारित्र माने, ये दो प्लेटें मिलाकर अगर एक संधारित्र बनी, तो इसकी एक प्लेट A से जुड़ी है, दूसरी प्लेट B से जुड़ी है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक, कैपेसिटर 1। इस संधारित्र, अगर इसको हम माने एक संधारित्र, तो इसकी ये प्लेट बिंदु B से जुड़ी है, तो ये वाली प्लेट कहाँ से जुड़ी है? बिंदु A से। एक साथ तो नहीं जुड़ी ना आपस में, तो ये भी एक कैपेसिटर है। इस वाली को अगर कैपेसिटर माना जाए तो इसकी ये प्लेट बिंदु A से जुड़ी है और ये प्लेट कहाँ से जुड़ी है? बिंदु B से। आपस में तो नहीं जुड़ी, तो ये भी क्या है? ये भी एक कैपेसिटर है। तो ये हो गया कैपेसिटर 3। केवल चित्र में जरा सा बदलाव करने से कितने कैपेसिटर बन गए? अब यहाँ 3 कैपेसिटर बन गए। पिछले वाले में कितने बने थे? केवल, क्योंकि बीच वाली जो दो प्लेट्स ले रहे थे हम, तो वो दोनों एक ही जगह से जुड़ी थी, तो वो कैपेसिटर नहीं बन पा रहा था। इसमें तीनों के तीनों कैपेसिटर तैयार हैं आपके, और कौन से क्रम में है तो ध्यान से देखिएगा। तीनों कैपेसिटर को देखो, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, और इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट। देखो ध्यान से जरा इसको, 3 कैपेसिटर हैं कि नहीं है? एक कैपेसिटर ये, एक ये है, एक ये है। इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, इस वाले कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, और इस वाले कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, ये तीनों कहाँ से जुड़े हैं? A से। फिर इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, और इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट B से जुड़ी है। तो तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट A से जुड़ी है और दूसरी प्लेटें कहाँ से जुड़ी हैं? तो तीनों कैपेसिटर कौन से क्रम में हैं? समांतर क्रम में। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
चित्र में, तो संधारित्रों को कैसे पहचानना कि यहां दो प्लेट मिलकर संधारित्र बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं? ऐसे पहचानना कि अगर ये दो प्लेटें हैं, दोनों अगर कहीं आपस में जुड़ी हों तो संधारित्र नहीं बना, अलग अलग जुड़ी हैं तो संधारित्र बन रहा है। चित्र में 3 संधारित्र कौन कौन से हैं बताओ? एक तो 1 और 2 प्लेट से बना है, दूसरा 2 और 3 नंबर प्लेट से बना है, और तीसरा वाला बना है 3 नंबर और 4 नंबर प्लेट्स से मिलकर। और तीनों परस्पर कौन से क्रम में हैं? समांतर क्रम में। तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं। अगर तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं, इसलिए तुल्य धारिता निकालने का क्या सूत्र होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। इनमें भी वायु संधारित्र हैं, सबकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्रत्येक दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। C2 भी कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। C3 भी कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इसलिए तुल्य धारिता की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये तुल्य धारिता इसमें आ जाएगी। ठीक है, नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए ये फिगर बनाया है और ये लिखा हुआ है, लेकिन चित्र में दिखाए गए अभ्रक जिसका परावैद्युतांक K है, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। मतलब इस बार संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु नहीं भरी हुई है, इस बार संधारित्र की प्रत्येक प्लेट के बीच में क्या भरा हुआ है? प्लेटों के बीच में अभ्रक भरा हुआ है, और उसका परावैद्युतांक कितना है? K है। तथा दो संलग्न प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। कोई भी दो प्लेटें लो, उनके बीच की दूरी, मतलब संलग्न प्लेटें, पास पास वाली प्लेटें, इनके बीच दूरी d, ये दूरी d, ये वाली डिस्टेंस d है। तो उन्होंने बोला तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करिए। अब इस फिगर में देख के आप पहले तो ये पता लगाइए कि इसमें कितने संधारित्र हैं। कोशिश करिए, देखिए क्या ये संधारित्र बनेगा कि नहीं बनेगा? ये दोनों प्लेट्स मिलकर संधारित्र बनाएंगी कि नहीं बनाएंगे? सोचो पहले। ये इधर जुड़ी हुई है, ये उधर जुड़ी है, एक साथ तो नहीं जुड़ी ना आपस में, बनेगा। इनसे संधारित्र बनेगा? देखो ये इधर जुड़ी हुई है, ये इधर जुड़ी हुई है, बनेगा। इसको देखो, ये इधर प्लेट जुड़ी है, वो उधर जुड़ गई जाके, इससे भी बनेगा। इसमें ये प्लेट उधर जुड़ी है, ये प्लेट इधर जुड़ी है, इससे भी बनेगा। तो कितने संधारित्र बनेंगे? एक बार 1 2 3 4 संधारित्र बनेंगे। लिख लेते हैं, चित्र में चित्र में 4 संधारित्र कौन कौन से हैं बताइए? प्लेट 1 और 2, 2 3, 3 4 तथा 4 5। ये 4 संधारित्र इसमें बने हुए हैं। अब ये पता लगाइए कि चारों संधारित्र कौन से क्रम में हैं, श्रेणी में है कि समांतर में? समांतर में, सबको पता लग रहा है। अब इस संधारित्र की ये प्लेट देखो, 5 संधारित्र 4 हैं, चारों की मैं एक एक प्लेट आपको दिखाता हूं। इसकी ये वाली प्लेट, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, इस संधारित्र की, भाई इसकी ये वाली प्लेट, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, इस संधारित्र की भी ये प्लेट, और इस संधारित्र की ये प्लेट। आप देखो सब इधर आकर एक बिंदु से लगे। बाकी इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, इस संधारित्र की भी ये वाली प्लेट, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, और इस संधारित्र की भी यही वाली प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है। तो हर संधारित्र की एक एक प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये 4 के चारों संधारित्र आपस में कौन से क्रम में हैं? समांतर क्रम में। चारों संधारित्र परस्पर
समांतर क्रम में है। तो अगर चारों संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में हैं तब परिपथ की तुल्य धारिता समांतर क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप? डायरेक्ट सब संधारित्रों की धारिताओं को जोड़ा जाता है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अब आप मुझे बताइए, इस संधारित्र की धारिता C1 अगर माने तो इसकी धारिता का क्या सूत्र बनेगा? बोलो। समांतर प्लेट संधारित्र है, अगर वायु होती है तो क्या सूत्र होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है तो क्या सूत्र लगता है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो पहले वाले की धारिता होगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। K गुना धारिता बढ़ जाती है। ऐसे ही दूसरे वाले की भी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तीसरे वाले संधारित्र की धारिता K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। चौथे वाले संधारित्र की धारिता K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, क्योंकि सबकी प्लेटों का क्षेत्रफल और उनके बीच प्लेटों के बीच की दूरी सबकी बराबर है। अब सेम टर्म है 4, तो क्या आंसर आएगा? 4K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये आंसर आ गया A और B के बीच तुल्य धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। आपको एक काम करना है, धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड। तो आप इन सब के पीछे फैरेड लिख सकते हैं। आपको ये करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भूलें नहीं। और आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। अभी कुछ और चीज़ें बढ़िया बाकी रह गई हैं, उन्हें अब बात करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।